Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So today is 23rd February 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंडिया एज अ ब्रिजिंग पावर इन मैनी वेज जयशंकर. अब ये क्या हो रहा है इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर. अगर आप देखेंगे, इफ यू सी इन द नेक्स्ट पेज, इट इज ऑन द लास्ट वन. सो हियर इंडिया टू ओपन डिप्लोमेटिक मिशन इन अल्बेनियन कैपिटल. अभी दोनों चीज़ें किस में हुई हैं, एक आपका डायलॉग हुआ है, उस डायलॉग का नाम है रायसेना डायलॉग. ओके, अब यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिया टू ओपन डिप्लोमेटिक मिशन इन अल्बेनियन कैपिटल. इसका मतलब ये है कि जो अल्बेनिया है वो प्लानिंग कर रहा है कि अपनी एम्बेसी को क्या करेगा, न्यू दिल्ली में यहाँ पर ओपन करेगा. और जल्दी ही हमारे डिप्लोमेटिक जो मिशंस हैं अल्बेनिया के एंड इंडिया के वो यहाँ पर डिस्कस होंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो आई एम ग्लैड टू नो दैट प्लान्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू ओपन अ रिप्रेजेंटेशन इन तिराना एंड वी और also planning to open an embassy very soon in New Delhi. So इंडिया भी अपनी एम्बेसी को ओपन करना चाहते हैं अल्बेनिया में एंड अल्बेनिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन एन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली. सो इससे क्या होगा, जो एक डिप्लोमेटिक मिशन है विद अल्बेनिया ये हमारा और ज़्यादा स्ट्रांग होगा. तो हम अल्बेनिया की एक बार लोकेशन देख लेते हैं, ये आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. आप ये वर्ल्ड का मैप देखेंगे. सो दिस पार्ट आपको पता, दिस इज एशिया, दिस पार्ट इज एशिया एंड दिस पार्ट इज अफ्रीका. सो यहाँ पर आप ये वाला पार्ट देखिए, ये जो छोटा सा पार्ट है ये इसको यहाँ पर जूम करके इतना बड़ा बताया गया है, ये यहाँ पर नहीं है, आपको इतना याद रखना है. ये जो इतना सा छोटा सा पार्ट है ये वाला पार्ट, दिस वन, ये क्या है हमारा अल्बेनिया. इसको हम यहाँ पर अगर देखते हैं सो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में आता है अल्बेनिया. सो हियर यू विल सी ग्रीस हुआ आपका यहाँ पर. ओके, सो ये ग्रीस के साइड में अगर आप देखेंगे सो दिस इज अल्बेनिया और अल्बेनिया की कैपिटल क्या है, तिराने. सो यहाँ पर क्या होगा, आपकी इंडिया की एम्बेसी ओपन की जाएगी और अल्बेनिया की न्यू दिल्ली में यहाँ पर एम्बेसी ओपन की जाएगी. ओके, सो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल में हम जो बात करते हैं, हमारा जो फ्रंट पेज पर आर्टिकल है, इट सेज दैट इंडिया अ ब्रिजिंग पावर इन मैनी वेज. इंडिया क्या है, एक तरीके से ब्रिजिंग पावर है बहुत सारे तरीकों से. कैसे कि इंडिया इज अ ब्रिजिंग पावर इन मैनी वेज. थर्सडे वाइल स्टार्टिंग मल्टीलैटरलिज्म would exist side by side with national interest. In this regard, he stated that after independence, India put trust in multilateralism and took the Kashmir aggression. यहाँ पर मतलब हम देखेंगे, हमने इंडिपेंडेंस के बाद से ही किस पर फोकस किया, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ फोकस किया, है ना. मतलब कि हम किसी एक पर नहीं टिके रहे कि नहीं हमें सिर्फ इसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन को अच्छा करना है या ऐसा कुछ. हमने मल्टीलैटरलिज्म पर फोकस किया और इवन जो हमारा कश्मीर का एग्रेशन था उसको भी यहाँ पे हमने इस पर ट्रस्ट लिया अपना. उसके साथ हमने देखा था कुछ कंट्रीज में, यूनाइटेड नेशन में ये जो कश्मीर का इशू था इसको कितना ज़्यादा एक जियो पॉलिटिकल रीजन की तरह रिप्रेजेंट किया गया कि ये एक जियो पॉलिटिकल इशू है, इस पर हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए. सो UN एंड अदर मेड इट इनटू एन एसेशन इशू एंड दे डिड it for the geopolitical reason. The fact is that if you say they are playing multilateralism, they always did. We have grown up, Mr. Shankar, during the Raisena dialogue jointly organized by Ministry of External Affairs एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. सो यहाँ पर देखिए, आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर होगा. सो मल्टीलैटरलिज्म विल एग्जिस्ट साइड बाय साइड विद नेशनल इंटरेस्ट. जो आपका मल्टीलैटरलिज्म है वो नेशनल इंटरेस्ट के साइड बाय साइड क्या होगा, आपका एग्जिस्ट करेगा. विद द कैलकुलेशन कॉम्पिटिशंस we would strive for a common ground through though it will never be perfect, says external affairs minister. हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो कॉमन ग्राउंड्स हैं, है ना, हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमारे जो कॉमन ग्राउंड्स हैं वो एक साथ हों. वो परफेक्ट नहीं होंगे बट स्टिल हम यहाँ पर कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना. और हम इंडिया कई तरीके से क्या बन सकता है, एक ब्रिजिंग पावर, मतलब हम ब्रिज की तरह क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं.
ओके अब हम रायसेना डायलॉग के बारे में देखते हैं। व्हाट इज दिस रायसेना डायलॉग? आपने क्या इसके बारे में पहले सुना है? ठीक है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी हम सुन लेते हैं। सो द 9th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग 2024 विल बी इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली। यह आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है। ग्रीस प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, जैसे कि वो अभी चीफ गेस्ट थे इस ईयर के कॉन्फ्रेंस के। अब आप सभी को ये लग रहा होगा ना, हमने अभी कल ही बात की थी, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट में आए हुए हैं। तो क्यों आए हुए हैं, इसका रीजन यही है, रायसेना डायलॉग के वो क्या है, चीफ गेस्ट थे। रायसेना डायलॉग 2024 का जो थीम है वो क्या है, चतुरंगा। चतुरंगा मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉम्परेशन एंड क्रिएट, ये चतुरंगा है, ये आपका थीम है। तो आपको ये थीम इस तरीके से याद रखने हैं। ये जो वर्ड्स हैं इसको हम C4 के से भी हम डिनोट कर सकते हैं। व्हाट इज C4? कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेशन एंड क्रिएट। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें क्या कंटेस्ट है, फिर कैसे हम कॉपरेट कर सकते हैं और क्या क्रिएट करके उस कॉन्फ्लिक्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इट वॉज द थीम ऑफ दिस डायलॉग। सो रायसेना डायलॉग की अगर हम बात करते हैं, सो रायसेना डायलॉग इज इंडियाज फ्लैगशिप conference on geopolitical and geoeconomics committed to addressing the most challenging issues facing the international community। रायसेना डायलॉग इंडिया का एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है, मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस होता है हमारा जियो पॉलिटिकल और जितने भी जियो इकोनॉमिक है, तो उनके जो हमारे जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं हम उन्हें एड्रेस करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या इस टाइम पर चैलेंजेस को फेस कर रही है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन होता है, सारी चीजें इस कॉन्फ्रेंस में होती है। ऑर्गेनाइजर कौन है इस कॉन्फ्रेंस का? द कॉन्फ्रेंस इज होस्टेड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये आपको याद रखना है कि इट इज होस्टेड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया। हमारी जो इंडिया की मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर, उसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करके ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन क्या करते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करते हैं। कॉन्फ्रेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि मतलब इसमें कौन कौन होता है इस कॉन्फ्रेंस में। सो द कॉन्फ्रेंस इज अ मल्टी स्टेक होल्डर, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं, क्रॉस सेक्शनल डिस्कशन इसमें होते हैं। इसमें ग्लोबल जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं लाइक हेड ऑफ द स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट, लोकल ऑफिसर्स, सबको यहाँ पर क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड मेजर प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव्स, मीडिया मेंबर एंड एकेडमिया। यहाँ पर जो आपके प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव्स हैं, मीडिया के मेंबर्स हैं, एकेडमिया हैं, उनको भी यहाँ पे डायलॉग किया जाता है। द डायलॉग इज मॉडल्ड आफ्टर सिंगापुर्स शंग्री ला डायलॉग। अब ये जो डायलॉग था हमने कब इसको मॉडल किया, मतलब हमने सिंगापुर का एक डायलॉग देखा। ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं वर्ल्ड में जो कि आपके एग्जिस्ट होते हैं, कॉन्फ्रेंस इस तरीके से होते हैं। सो एक हम बात करते हैं सिंगापुर शंग्री ला डायलॉग की, उससे हम इंस्पायर हुए और हमने इस डायलॉग को, रायसेना डायलॉग को यहाँ पर क्या किया, डेवलप किया। ओरिजिन की बात करते हैं, द नेम रायसीना डायलॉग इज ड्राइव फ्रॉम रायसीना हिल लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, दैट इज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंशियल पैलेस राष्ट्रपति भवन। अब इसका नाम रायसीना डायलॉग ही क्यों रखा गया, इसका मेन रीजन ये है कि द नेम ऑफ द रशियन डायलॉग, ठीक है, सॉरी, द नेम ऑफ द रायसेना डायलॉग, ये रायसीना हिल कहाँ है, आपकी न्यू दिल्ली में है, जहां पर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीट है, प्रेसिडेंशियल पैलेस और राष्ट्रपति भवन जहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या क्या है, तो ये एक एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें क्या करता है, इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वहां पर हम रीजनल और जो भी हमारे ग्लोबल इशूज हैं उन्हें डिस्कस किया जा सके। हम क्या बन सकते हैं, एक इंटरनेशनल वॉइस बन सकते हैं। सो इंडिया रिफ्लेक्ट्स एस्पायरेशन टू बी अ लीडिंग वॉइस एंड कॉन्ट्रीब्यूटर इन द इंटरनेशनल अरेना। हम क्या बन सकते हैं, इंडिया एक एस्पायरेशन बन सकता है, हम एक लीडिंग वॉइस बन सकते हैं कि जो भी इंटरनेशनल अरेना में एक तरीके से हम एक कॉन्ट्रीब्यूटर की तरह सामने आ सकते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर कमिटमेंट की बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज कमिटमेंट टू रूल बेस्ड इंक्लूसिव कोऑपरेटिव वर्ल्ड ऑर्डर। सो ये हमारे जो कमिटमेंट्स हैं, वर्ल्ड ऑर्डर कमिटमेंट्स की बात करते हैं, लाइक रूल बेस्ड ऑर्डर, इंक्लूसिव एंड कोऑपरेटिव वर्ल्ड ऑर्डर। सो वी कैन डेमोन्स्ट्रेट दीज ideas through these conferences or dialogue, showcasing achievements। हमारे इंडिया के जो वेरियस फील्ड्स में हमने क्या क्या अचीवमेंट्स यहाँ पर हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं, वी कैन हाईलाइट दोज अचीवमेंट्स हियर। इंगेज इनहेंसिंग इमेज, these types of conferences or dialogues, what they do, they enhance the image of the country। ओके, सो इनहेंस इमेज एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड रेजिलेंट ग्लोबल पार्टनर, कि हम इंडिया किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल और रेजिलेंट ग्लोबल पार्टनर बन सकता है। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज, हाँ ओके, सो द नेक्स्ट आर्टिकल, इन अ टफ वर्ल्ड अ बेकन ऑफ UK India
स्ट्रैटेजिक टाइज। अब देखिए इस टाइम पर अगर हम इस वीक की बात करते हैं तो यहाँ से हो जाते हैं आपके 2 साल पूरे कंप्लीट जब से रशिया ने क्या किया है आप यूक्रेन पर यहाँ पर अटैक किया है, ठीक है। सो आउटवर्ड फेसिंग मर्सेंटाइल एंड मॉडर्न सोसाइटीज आर नेशन द यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया हैव मच इन कॉमन। अगर हम इंडिया और यूके की बात करते हैं तो हमारे बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब कॉमन है ना, हम ये ऐसा वी कैन से लाइक दिस। सो ऑल्दो सेपरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल, इंडिया एंड यूरोप की बात करें तो हम यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ माइल क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड है, बट वी आर इनहेरेंटली कनेक्टेड बाय द ओशन। अब देखिए ये सब मतलब ये है कि यूरोप आपका यहाँ है, इंडिया यहाँ पर है, हम यहाँ पे इतने दूर है, बट स्टिल वी आर कनेक्टेड बाय द ओशंस। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पर हम ओशन से यहाँ पर कनेक्टेड है। फिर हम बात करते हैं कि द वर्ल्ड्स ग्रेट ग्लोबल कॉमन्स ट्रेड इन गुड फूड एंड गुड्स अंडर राइट्स आर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। हमारे बीच में जो ट्रेड होता है किसके बीच में, फूड्स और गुड्स के बीच में, जो कि हमें क्या करता है, एक म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी सपोर्ट करता है लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स इन सो मैनी वेज। ओके, सो ग्लोबल ट्रेड इज अ प्रीडोमिनेटली अ मैरीटाइम एक्टिविटी। अब देखिए ग्लोबल ट्रेड क्या होता है, अब हम यूरोप की बात करते हैं, दिस इज यूरोप, आप ऐसे समझिए, एंड दिस इज इंडिया। हमारे बीच में जो ट्रेड होता है ओशन के बीच में होता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका देखिए ब्लैक सी की बात करते हैं, ब्लैक सी में इधर कहा जाता है रशिया, और हम बात करते हैं यूक्रेन का क्राइसिस हो गया, तो ब्लैक सी पर भी मतलब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये कन्फ्लिक्टिंग जोन है। उसके बाद रेड सी में आपने देखा 2023 में 23 लास्ट से ही यहाँ पर हुथीज ने क्या किया है, रेड सी पर अटैक, जो भी कमर्शियल वेसल्स हैं उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। सो बोथ आवर नेशनल एंड मैरीटाइम स्ट्रेटेजीज आर inescapably intertwined. Our nations need to be secure and made free from aggression and exploitation. So the global lifeline of goods and resources that flow across the sea and on which our economics rely. तो हमें यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी बहुत सारी जो ग्लोबल लाइफलाइन और गुड्स है, लाइक ये ट्रेड के बेसिस पर ही क्या होता है, हम वी आर डिपेंडेंट इन सो मैनी वेज, है ना, लाइक गुड्स का यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, फूड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है। सो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन इंस्टेबिलिटी कन्फ्लिक्ट एग्रेसिव एंड थ्रेटनिंग जो एक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच में ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि ट्रेड में डिस्टर्बेंस हो रही है ना। इसके चलते यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन हम बात करते हैं। सो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन टू डिफेंड द एंड प्रोटेक्ट द कमर्शियल शिपिंग इन द रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। तो इसको यूनाइटेड स्टेट ने 2023 और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर क्या किया है, इसको यहाँ पर आपका इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। तो आपको ये याद रखने की रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में ये जो कमर्शियल शिपिंग्स हैं उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर मेनली क्या हो रहा है, जो हमारे सी फेयरर्स हैं, इनोसेंट सी फेयरर्स, उनकी लाइफ क्या है यहाँ पर रिस्क पर है ना, दे आर पुटिंग देयर लाइफ ऑन अ रिस्क एंड स्टिल मेकिंग श्योर कि वी गेट द फूड्स एंड गुड्स। ओके, सो हुथीज यूज द वॉयलेंस इन परस्यूट ऑफ देयर objectives has an obvious synergy with Russia's illegal war in Ukraine। तो जिस तरीके से हुथीज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हुथीज के बारे में हम बात करें तो हुथीज यहाँ पर बहुत ही इलीगल अपने जो उनके इलीगल ऑब्जेक्टिव्स है उनको परस्यू करने के लिए यहाँ पे वायलेंस का यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट रशिया इलीगल वॉर आपका चल रहा है। सो यूके, इंडिया एंड द वर्ल्ड हैव कॉमन इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग दिस wanton violence and disregard फॉर इंटरनेशनल लॉ आर नॉट अलाउड टू बिकम नॉर्मलाइज। तो यहाँ पर इंडिया की बात करें, यूके की बात करें, वर्ल्ड में किसी और कंट्री की बात करें, हमारे सबके आज के टाइम पर कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हम जानते ही हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि यूके हैज सपोर्टेड यूक्रेन को, यहाँ पर यूके ने कितना ज्यादा सपोर्ट किया है, प्रोवाइडेड 2.5 बिलियन इन मिलिट्री एड इन 2024 एंड 25। ये सिर्फ अभी का बात है, अभी की बात है, और जब से ये वॉर चल रहा है तब से तो ये मतलब कंटिन्यूसली यूके क्या कर रहा है, यूक्रेन का सपोर्ट यहाँ पर कर रहा है। सो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम इंडिया और यूके की जो डिफेंस पार्टनरशिप है, इसमें यहाँ पर हमें रैपिड डीपनिंग देखने को मिली है, और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटरेक्शन जो हुआ है ब्रिटिश एंड इंडियन फोर्सेस का हायर देन इन मैनी ईयर्स। आज के टाइम पर जो हमारे रिलेशन है वो अदर वेज में देखें इन अर्लियर ईयर्स, तो आज के टाइम पे वो हमारे ज्यादा डीप है। सिंस द विजिट ऑफ आवर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ड्यूरिंग
its inaugural deployment in 2021, there have been record number of UK ship visits to the welcome hospitality and support extended to them. India has been excellent. तो जब से यहाँ पर आपका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का इनॉग्रेल यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हुआ है, तब से हमने देखा कि हमारा जो मतलब एक तरीके से इंगेजमेंट है ना, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है. सो हिस्ट्री टीचर्स अस स्ट्रेटजीज ऑफ आइसोलेशनिज्म. तो यहाँ पर अगर हम आइसोलेट हो जाते हैं, अगर हम बात करें कि ठीक है वर्ल्ड में जो चल रहा है चलने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम आइसोलेट हो गए हैं, तो ये कोई हिस्ट्री में हम अगर आप उठाकर देख लेंगे तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आती. इससे अच्छा हम क्या करें, हम अपने हमारे लिए एक अच्छा सा अलायंस ढूंढे, हम अपने लिए क्या करें, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर ढूंढे जिस पर हम आंख बंद करके ब्लाइंडली भी हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. नॉट ब्लाइंडली हम कहें, बट उनके साथ हमारे जो रिलेशन हो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो. सो रेदर इट इज आवर फ्रेंड्स, पार्टनर और एंड अलाई हु विल बी आवर सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ अगेंस्ट द चैलेंज दैट वी फेस. तो जैसे कि आपको भी लगता है कि आप आगे अकेले, आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए. टेक एग्जाम्पल ऑफ योर सेल्फ, लाइक यू आर अलोन एंड यू आर डूइंग समथिंग लाइक XYZ. आपको ये यहाँ से मूव कर रहा है, ये स्टोन है एंड यू हैव टू मूव दिस स्टोन बिकॉज इट इज कमिंग ऑन योर वे, बट यू आर अलोन, है ना, और ये स्टोन बहुत ज़्यादा भारी है. बट यहाँ पर अगर कोई आपका फ्रेंड आ जाता, कोई भी मतलब कि एक ऐसा पर्सन आ जाता जो आपकी हेल्प कर रहा है, सो आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्टोन को यहाँ से हटा सकते हैं, है ना, इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं. तो जस्ट लाइक दैट कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर होता है, सो वी कैन फेस दोज चैलेंजेस, है ना, हम उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं. तो इस आर्टिकल में यही था कि हम देख रहे हैं कि इन अ टफ वर्ल्ड द बैकन ऑफ इंडिया यूके, आपकी जो स्ट्रेटेजिक टाइज है वो क्या हो रही है, अच्छी से यहाँ पर बढ़ रही है. नेक्स्ट आर्टिकल है द नेक्स्ट फ्रंटियर, गवर्नमेंट मस्ट कीप द रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेस सेक्टर क्लियर. अब देखिए, स्पेस यूज टू बी अ फाइनल फ्रंटियर. स्पेस क्या था, हमारा फाइनल फ्रंटियर था, बट इट्स इंक्रीजिंग एक्सप्लोरेशन. आपका स्पेस का जो एक्सप्लोरेशन है वो बहुत ज्यादा होने लगा, जिसकी वजह से ये जो नोशन था वो मतलब कि टोटली क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है. सो रिप्लेसिंग द रोमांटिक नोशन विथ नैरेटिव्स विथ फाइनेंशियल, सोशियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस फ्लाइट आर एक्सपेंसिव. आप सभी को पता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस फ्लाइट्स कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, रिस्की होती हैं, बट यहाँ पर जितनी भी नेशनल एजेंसीज हैं सूटेड टू इंगेज इन फॉर डिकेड्स. इतना रिस्की एक्सपेंसिव होने के बाद भी यहाँ पर जो नेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंगेज कर रहे हैं. सो इंडिया को भी क्या करना होगा, हमारे पास इतने सारा, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट अकेले यहाँ पर तो स्पेस सेक्टर में इतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकती. उसके लिए क्या चाहिए, कर तो सकती है हम, वी आर नॉट डिनाइड दैट कि इंडिया हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बट इसके साथ साथ हमें प्राइवेट प्लेयर्स की भी जरूरत है. क्यों, क्योंकि वहां से हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा और हम और ज्यादा यहाँ पर इनोवेटिवली क्या कर सकते हैं, रैपिडली अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, सो हियर यू विल सी कि स्टेट लेड रिफॉर्म्स दैट ओपन इट्स स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट कंपनीज दैन रिलीजिंग द जियोस्पेशियल गाइडलाइंस एंड Later, Indian Space Policy, creating an Indian National Space Promotion Authorization Center and passing the Telecommunication Act 2023. आपका यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 भी क्या हुआ, पास हुआ है. इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 यहाँ पे पास हुआ है. सो ऑन February 21 द गवर्नमेंट ओपन द डोर फॉर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. यहाँ पर 21 Feb को गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो आपके 100% FDIs हैं उनके लिए पूरी तरीके से क्या किया, आपका जो डोर है उसको ओपन किया कि आप आइए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए. ओके, सो इससे क्या होगा, अप टू 74% सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, डेटा प्रोडक्ट्स, इस तरीके की सारी चीजें हैं. 49% ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस स्पोर्ट्स देयर करस्पॉन्डिंग सिस्टम एज सच बाय स्टेपिंग आउट ऑफ द वे एंड अलाउइंग सब्सटैंशियल FDI विया ऑटोमेटिक रूट. तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी और हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेस सेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज शुड इंडिया हैव रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि क्या इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस होनी चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है. ठीक है, आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में. आप यहाँ पर रहते हैं तमिलनाडु में,
कहाँ रहते हैं आप? तमिलनाडु में। आपने यहाँ पे पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की। लेकिन तमिलनाडु से दिल्ली ट्रेवल करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आप सभी को ये बात पता है। अगर आप साउथ, सिर्फ मैं तमिलनाडु का एग्जाम्पल नहीं ले रही, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि दिल्ली तक जाने के लिए या तो हमारे पास पहला क्या हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा वो दूर होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस पर होता है। सेकंड, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम मतलब कि, क्योंकि जब हम कोई पिटीशन फाइल करते हैं, हमारा केस होता है, तो उसमें एक बार में हियरिंग में तो वो केस रिजॉल्व होता नहीं है, उसके लिए 2, 3, 4 इवन सालों लग जाते हैं। थर्ड थिंग, इसमें जो गरीब लोग हैं, है ना, पुअर पीपल है, अगर उनका केस चल रहा है तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि दे कैन विजिट सुप्रीम कोर्ट फ्रिक्वेंटली लाइक दिस। सो यहाँ पर एक मतलब कि ऑप्शन आया है, ये कहा जा रहा है कि should India have regional benches of the Supreme Court? So recently, Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice informed, यहाँ पे जो Parliamentary Standing Committee कौन सी? Personal Public Grievances, Law and Justice informed द लोक सभा दैट द लॉ मिनिस्ट्री हैज एक्सेप्टेड, कि लॉ मिनिस्ट्री ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है उनका जो रिकमेंडेशन एस्टैब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अक्रॉस द इंडिया, कि लॉ यहाँ पर लोकसभा को ये इन्फॉर्म किया गया है कि लोकसभा ने यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दी थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो रीजनल बेंचेस है उन्हें पूरे इंडिया में क्या किया जाएगा? आपका स्टैब्लिश किया जाएगा। सो लॉ मिनिस्ट्री ने इस रिकमेंडेशन को आपका एक्सेप्ट कर लिया। ऑल्दो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इस आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा मतलब कि अभी ये इन्फॉर्मेशन आई है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपको ये याद रखना। अब इस पर यहाँ पर ये जो पूरा आर्टिकल है, ये डिबेट है, ठीक है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे कि किसी ने पिटीशन फाइल, किसी का लिटिगेशन है, तो उसको भी लगता है ना, वैसे तो जरूरत नहीं होती कि वो पर्सन जाए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखे, मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी लाइक दैट। बट हमारा भी होता है ना कि हमारा केस है तो हम जाएं, देखें यहाँ पर लॉयर, हमारा जो लॉयर है वो किस तरीके से केस लड़ रहा है, कैसे क्या डिसीजन आ रहा है। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, ऐसे पिटिशन हम मतलब ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कोविड के बाद हमने ये देखा, आफ्टर द पेंडेमिक हम यहाँ पर वर्चुअल हियरिंग पर हमने क्या किया? स्विच किया, जो कि एक लाउडेबल था, कमेंडेबल हम कह सकते हैं कि एफर्ट था। बट ऑल दी कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं हम, और आप देखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ऑफ इंडिया है, वर्चुअल हियरिंग फैसिलिटीज, ये क्या करते थे? वर्चुअल हियरिंग जो फैसिलिटी होती थी इसको यूज नहीं करते, स्टिल दे आर नॉट यूजिंग दिस फैसिलिटी, है ना। पेंडेमिक की बात तो ठीक है, मान लीजिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी स्टिल, बट अभी तो हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल होने के बाद भी स्टिल वी आर नॉट यूजिंग दैट फैसिलिटी। सो व्हाई इज दैट सो? ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अराइजेस। सो यहाँ पर कुछ लोग इसके फेवर में है कि जो हाइब्रिड हियरिंग की बात करते हैं कि आपका इफेक्टिव अल्टरनेटिव इसका क्या हो सकता है? रीजनल बेंचेस हो सकते हैं। अगर रीजनल बेंचेस होंगे तो सभी जो है, इवन जो जजेस भी हैं, जैसे कि आपको ओपन कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा कि ओपन कोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जज होता है, यहाँ पे आपके लॉयर होते हैं, और यहाँ पर जिसने केस फाइल किया है और विक्टिम होता है आपका, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं ओपन कोर्ट में। तो जज भी क्या होता है, यहाँ पे क्लियरली थोड़ा सा उनको भी कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपना अच्छा सा यहाँ पर डिसीजन दे सकते हैं, है ना। सो आई डोंट थिंक दैट हाइब्रिड हियरिंग कैन बी अल्टरनेटिव टू रीजनल बेंचेस। तो जो लोग रीजनल बेंचेस के मतलब कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उनके फेवर में है, तो रीजनल बेंच क्या कर सकता है? एक अल्टरनेटिव, हाइब्रिड हियरिंग तो नहीं हो सकती है, बट रीजनल बेंचेस क्या हो सकती हैं हमारे लिए? इफेक्टिव हो सकती हैं, जैसे कि ये जो केस फ्लो हो रहा है इसे हम क्या कर सके? आपका सॉल्व कर सके। अब देखिए, इंडिया शुड इंप्लीमेंट अ सिस्टम कंप्राइजिंग अ सेपरेट कोर्ट ऑफ अपील एंड कोर्ट ऑफ कैसेशन। इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए कुछ कोर्ट्स रहते हैं कैसेशन के और कोर्ट ऑफ अपील, इसको सेपरेट करना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे? जो अपेलेट कोर्ट शुड हेयर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जो अपेलेट कोर्ट होंगे आपके वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को यहाँ पे सुनेंगे, और जो हमारे कैसेशन कोर्ट्स होंगे वो किसमें? जो हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स होते हैं उसको यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। तो ये आइडिया कहाँ का है? यूएसए का आइडिया है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। वहां पर ऐसा ही होता है। सो अभी हम देखेंगे 95 एंड 229 जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, उन्होंने भी ये आइडिया जो था आपका फ्रांस से, और मतलब ये फ्रांस से ये आइडिया
फ्रांस में भी बात करें, इवन यूएस में से भी, तो उन्होंने यहाँ से इंस्पिरेशन लेके हमें 2 सेपरेट जो कोर्ट्स हैं उनको, अपील कोर्ट और कोर्ट ऑफ कैसेशन को, ये जो प्रपोजल था उसको रखा गया था। अब देखते हैं फर्दर इसमें हमारे लिए क्या निकल कर आता है। ओके, सो देखिए आज के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। अब फर्दर यहाँ पर आप न्यूज़पेपर देखेंगे, ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।